हेलो स्टूडेंट, डोमरा क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर आपको रीड से रिलेटेड जो भी साइंस के टॉपिक्स हैं, जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, उनको करवाया जाएगा। आज सबसे पहले हम रीड की जो साइंस है उसके टॉपिक से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। रीड की साइंस को पहले कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद रीड की जो मैथमेटिक्स है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा जो साइंस और मैथमेटिक्स की जो टीचिंग एड्स हैं वो भी आपको इसी चैनल पर क्या है करवाए जाएंगे। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा साइंस का वो रहेगा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं ये सूक्ष्म जीव, उनके बारे में आज अपने इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसा होता है। फिर उन एक एक कर सूक्ष्म जीवों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये अपना जो रीड साइंस का ये टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन को हर साल पूछे ही जाते हैं। रीड प्री के अंदर 2 क्वेश्चन हर बार जो आता है, और इस साल रीड मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया भी था जो कि एल्गी यानी शैवाल से आया। वो भी क्या है, एक तरह का क्या है, सूक्ष्म जीव। आइए स्टार्ट कर देखें। सूक्ष्म जीव क्या होती हैं कि वे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और सूक्ष्म जीव जो ये खास बात ये होती है कि ये क्या होते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं अत्यधिक अनुकूलित। अत्यधिक क्या होते हैं बेटा, अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित मतलब ये हर प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, इन्हें रहने में परेशानी नहीं होते, ठीक है ना। हर प्रकार की, यानी गर्मी हो भले कितनी भी सर्दी हो, हर प्रकार के ये वातावरण में रह सकते हैं। जैसे मिट्टी के ऊपर, नीचे, ध्रुवों की बर्फ में, आंतों में, हवा में, पानी में, ये आराम से क्या है रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका जो अध्ययन है वो कहलाता है बेटा माइक्रोबायोलॉजी। तो ध्यान रखना, माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और ये जो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सूक्ष्म जीव के अध्ययन कहलाते हैं। जिसके पिता कौन है, जिसके पिता है लुवेनहॉक। कौन है, लुवेनहॉक। ठीक, एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था विटकर। क्या नाम था, विटकर नाम था। उस विटकर ने पंच जगत का वर्गीकरण की प्रणाली दी थी, जिसमें उसने कितने जगत बताए थे, जिसमें उसने 5 जगत बताए थे। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। जो मोनेरा था उसमें आया है बेटा जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। और जानना, मोनेरा में जो भी आता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। कौन सा जीव होता है बेटा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अब जीवाणु कैसा है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। माइक्रो प्लाज्मा आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, प्रोकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट्स जो हैं सारे कहाँ आएंगे, मोनेरा जगत में। प्रोटिस्टा में क्या आएगा, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स आ जाएंगे। और फंजाई से स्टार्ट हो जाएगा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय अब घटक आ जाएंगे फंजाई में। प्लांटी में आ जाएगा सब पोषी बहुकोशिकीय पादप, और एनिमिलिया में एक तो अपने यहाँ आ जाएंगे, और इसके अलावा विषम पोषीय बहुकोश। तो देखें
एक होते हैं पादप, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पादप और एक होता है बेटा विषम पोषी पादप। अब स्वपोषी पादप वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषम पोषी पादप वे होते हैं जो कि अपना दूसरे पर निर्भर करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब आइए देखते हैं इनको सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। देखें, सामान्य तौर पर सूक्ष्म जीवों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा माइकोप्लाज्मा, तीसरा वायरस, चौथा कवक, पांचवा प्रोटोजोआ, छठा शैवाल। कौन कौन से? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। लेकिन आज जो अपने पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड जो जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको वापस याद दिला दूं कि जो विटकर था, उस विटकर ने बैक्टीरिया को कौन से जगत में रखा है? मोनेरा। क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया को विटकर ने कौन से जगत में रखा, तो अब का आंसर क्या आएगा? मोनेरा आएगा। आगे देखें, विटकर बैक्टीरिया जो शब्द है, बैक्टीरिया शब्द कौन सा शब्द? बैक्टीरिया या जीवाणु शब्द है, वो किसने दिया? तो ध्यान रखना, एरनबर्ग ने दिया। एरनबर्ग एक नाम का साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया? जिसने जीवाणु शब्द दिया। आगे देखें, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जीवाणु के अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है जीवाणु के अध्ययन को? तो जीवाणु के अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और इसके बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन थे? तो बैक्टीरियोलॉजी के पिता भी कौन है? लुवेनहोक है। तो ध्यान रखना, बैक्टीरियोलॉजी के भी पिता लुवेनहोक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है, तब लुवेनहोक नहीं आएगा, तब लुवेनहोक नहीं आएगा। उसकी जगह कौन आएगा? उसकी जगह आएगा बेटा रॉबर्ट कोच। अगर आता है कि बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है, तो बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है? तो वो है बेटा लुवेनहोक। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें। जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका, कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। उसकी खोज किसने की थी? लुवेनहोक ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुवेनहोक ने की थी। और जिसका नाम क्या रखा? एनिमल कुले। एनिमल कुले जो है वो जीवित कोशिका का नाम रखा था। किसने रखा था? लुवेनहोक ने रखा। खोज किसने की थी? लुवेनहोक ने की थी। ठीक है, बैक्टीरिया का कृत्रिम संवर्धन। कौन सा संवर्धन बेटा? कृत्रिम संवर्धन। और ये जो कृत्रिम संवर्धन है वो किसने सबसे पहले किसने कराया? रॉबर्ट कोच जो है उसने किया था। तो ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया का जो कृत्रिम संवर्धन जो होता है वो सबसे पहले किसने किया? तो बैक्टीरिया का जो कृत्रिम संवर्धन जो होता है वो किया था बेटा रॉबर्ट कोच ने। देखें कि रॉबर्ट कोच ने एक चीज और बताई थी कि कैटल में जो एंथ्रेक्स रोग होता है और मनुष्य में जो तपेदिक रोग, हैजा रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये किसने बताया? ये रॉबर्ट कोच ने बताया। तो रॉबर्ट कोच ने ही बताया था कि जो कैटल में एंथ्रेक्स रोग और मनुष्य में तपेदिक व हैजा रोग जो होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है, ये बताया। आगे देखें, रॉबर्ट कोच ने ही, यानी कि इन्होंने ये बताया और इसी कारण ही रॉबर्ट कोच को बैक्टीरिया तथा बीमारी के बीच संबंध स्थापित करने वाले वैज्ञानिक कहा जाता है। इसलिए ही रॉबर्ट कोच को बैक्टीरिया और बीमारी के बीच संबंध स्थापित करने वाले वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं।
आधुनिक जीवाणु विज्ञान। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का मतलब ये है बेटा मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। उसके जो पिता हैं वो रॉबर्ट कोच है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है बैक्टीरियोलॉजी के पिता ल्यूएनहॉक, जबकि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी की जो पिता है वो कौन है बेटा, रॉबर्ट कोच है। ह्यूमन बैक्टीरिया के कारण होता है, ये किससे बताया था बेटा, लुईस पास्चर ने बताया था। आगे हम बढ़ते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जिसे हम क्या कहते हैं, रोग का रोगाणु सिद्धांत। क्या कहा जाता है बेटा, रोग का रोगाणु सिद्धांत कहा जाता है। वो भी किसने दी थी, लुईस पास्चर ने दी थी। तो लुईस पास्चर ने ही किन्वन के बारे में बताया था और उसने ही क्या बताया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जो है वो लुईस पास्चर ने ही दी थी। आगे देखें एंटीसेप्टिक थ्योरी, एक थ्योरी और आती जिसे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक थ्योरी। और ये जो एंटीसेप्टिक जो थ्योरी थी जिसे हम प्रतिजैविक सिद्धांत कहते हैं, ये दिया था जोसेफ लिस्टर ने। किसने दिया था, जोसेफ लिस्टर। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एंटीसेप्टिक थ्योरी जो है वो किसने दी, तो आपका आंसर आना चाहिए जोसेफ लिस्टर ने दी थी। आगे देखें दो बुक हैं, एक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे और दूसरा नाम है जिनेरा प्लेटरनम। जिनेरा प्लेटरनम, ये दोनों बुक किसने लिखी थी, ये दोनों ही बुक लीनियस ने लिखी थी। किसने लिखी थी, लीनियस ने। तो सिस्टेमा नेचुरे और जिनेरा प्लेटरनम जो बुक है वह लीनियस ने लिखी थी। आगे देखें लास्ट पॉइंट इसका कि कल्चर टेक्निक के बारे में, कौन सी टेक्निक के बारे में, कल्चर टेक्निक के बारे में किसने बताया था, लीशनर ने बताया था। किसने बताया था, लीशनर ने बताया था कि जो संरचना होती है वो कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती। देखें एक चीज मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया जो देखा जाए अगर आकृति यानी उसको जब देखते हैं बैक्टीरिया को, तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल होता है और एक ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल नहीं होता। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर बाहर कैप्सूल होता है वो बैक्टीरिया जो होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया होता है, और ऐसा बैक्टीरिया जिसके बाहरी आवरण जो है वो पर कैप्सूल नहीं होता, सिर्फ कोशिका मृत्यु होती है, वो होता है बेटा लाभदायक बैक्टीरिया। ध्यान रखना है आवरण के आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया, पहला हानिकारक बैक्टीरिया और लाभदायक बैक्टीरिया। जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसके बाहर क्या होगा बेटा, कैप्सूल होगा। इसके अंदर अपने अगर देखें तो ध्यान देने कि ये जो बाहरी वाली परत है, ये जो अपने को दिख रही है ये बाहरी वाली परत, इसे हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो ये जो बाहरी वाली परत होती है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कैप्सूल। ये देखो कैप्सूल क्या कहा जाता है बेटा, कैप्सूल कहा जाता है। ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं बेटा कैप्सूल। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो बाहर जो निकले हुए हैं ये वाले, ये इन्हें कहते हैं रोम, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, पिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पिलाई कहा जाता है। आगे देखें कि जैसे अब अगली लेयर उतारते हैं तो ये जो सेकंड लेयर होती है जो रेड कलर की है, ये वाली रेड कलर की, इसे हम कहते हैं बेटा सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये जो रेड कलर की जो होती है, ये देखो ऐसे, ये जो रेड कलर की जो भी है लेयर है उसे हम क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। और फिर सेल वॉल के नीचे की तरफ जो भी येलो कलर की जो ये लेयर आती है, इस येलो कलर की लेयर को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं इस येलो कलर की लेयर को। और फिर इसके अंदर जो आता है वो आता है बेटा साइटोप्लाज्म आता है। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा कुछ होता है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है
कि ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। देखो ये छोटे छोटे दिख रहे, ये जो दिख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, राइबोसोम्स जो हैं कहा जाता है। और ये जो पीला पीला दिख रहा है आपको, यहाँ पे पीला, ये पीला, इस पीले को कहा जाता है फूड ग्रैनुल। क्या कहा जाता है बेटा, फूड ग्रैनुल। ठीक है, यहाँ पे फूड जो है उसको रखा जाता है। उसके बाद हम बात करें, ये फूड ग्रैनुल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो देखें कि यहाँ पे बीच में एक क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसे अपने क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना एक क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोइड्स रीजन कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियोइड्स रीजन होता है इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। इसके अंदर एक डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, डीएनए। और ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। द्विकुंडलित जो डीएनए होता है वो यहाँ पर पाया जाता है, डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। और जब अनुवांशिक यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब गुणों का ट्रांसफर होता है, अनुवांशिकता में अनुवांशिकी जो पदार्थ जो होता है, जो अनुवांशिक डीएनए जो होता है, अनुवांशिक डीएनए जो अनुवांशिक में काम आता है वो यही डीएनए होता है। इसे मुख्य डीएनए भी कहा जाता है। अब इस डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है जो ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये ग्रीन ग्रीन सा, इस ग्रीन ग्रीन सा जो होता है ये द्वितीय यानी कि अलग सा एक उसका टाइप एक डीएनए होता है जो इस बैक्टीरिया के अंदर होता है। और ये जो इस डीएनए को कहा जाता है बेटा प्लाज्मिड डीएनए। तो ध्यान रखना है, एक तो मुख्य डीएनए और एक दूसरा डीएनए भी होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है इसका जो यूज़ है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर किया जाता है, जिसका अपने आगे देखेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा अगर अपने इसमें देखें तो इसमें देखते हैं कि ये निकल रही है, इसे हम कहते हैं बेटा फ्लैजिला। अब इस फ्लैजिला के आधार पर भी आपने आगे देखेंगे कि बैक्टीरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये सारी जो है स्ट्रक्चर जो होती है वो किसकी कहलाती है, बैक्टीरिया की कहलाती है। बहुत ही ईजी है, बस ये ध्यान रखना, अगर कैप्सूल है तो इसका मतलब वो कौन सा बैक्टीरिया है, हानिकारक, और कैप्सूल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, लाभदायक है। चलो आगे चलते हैं। अब जो भी मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जीवाणु की कोशिका भित्ति। अब देखो कौन सी भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जीवाणु कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय जीव है, जैसे मैंने आपको बताया था। जिसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ध्यान रखना, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। अगर ये भी ना मिले तो आपको क्या मिलेगा, एन एसिटाइल न्यूमेरिक अम्ल मिलेगा ऑप्शन के अंदर। और इसका जो अपघटन है वो अपघटन किसके द्वारा किया जाता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसके द्वारा इसका अपघटन किया जाता है। यानी कि अगर बैक्टीरिया जो है, ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर लाइसोजाइम एंजाइम गिर जाए, यानी कि अगर लाइसोजाइम एंजाइम जो है इसके ऊपर डाल दिया जाए तो वो इसका जो है, इसकी जो सेल वॉल है उसका क्या कर देता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। लेकिन इसके अंदर लाइसोजाइम नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा जो है इसके जो सेल वॉल है उसका अपघटन किया जा सकता है, कि ये द्वारा किया जाता है। आगे देखें, कुछ जीवाणु में कोशिका भित्ति के बाहर पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड से बना क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। और ये जो कैप्सूल होता है वो केवल रोगजनक जीवाणु में क्या होता है, उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, ऐसे जीवाणु जो रोग को उत्पन्न करते हैं उनमें ही ये उपस्थित होता है। अब हम बस की झिल्ली की बात करते हैं कि बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड जो है उनका योग होता है।
तो लिपोप्रोटीन मतलब यानी लिपो मतलब वसा, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो इसमें वसा प्लस प्रोटीन का बना होता है। वसा की बात करें तो फॉस्फोलिपिड होगा, और जो प्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। और इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर कई तरह की वलन पाई जाती है जिसमें श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा मिजोसोम्स या फिर बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे देखें, ऊपर देखते हैं, आइए देखें, इधर देखें, ये जो आपको कोशिका झिल्ली दिख रही है पीले रंग की, अब इसके ऊपर ध्यान से देखें, इस तरह की वलन पाई जाती है, इस तरह की वलन यहाँ पे ऐसे पाई जाती है। और ये जो वलन होती है, इस वलन जो है उस वलन को क्या कहा जाता है, इस वलन पर क्या पाए जाते हैं, मिजोसोम्स पाए जाते हैं, मिजोसोम्स कहते हैं, यानी इस वलन को मिजोसोम कहा जाता है। यानी इस जो वलन होती है इस पर श्वसन संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहा जाते हैं, मिजोसोम्स कहा जाता है। ये इसके ऊपर ऐसे पाई जाती है, यानी कि ये येलो है, इसके ऊपर की तरह से वलन लिए हुए होती है। आगे देखें, इसकी खोज किसने की थी, तो मिजोसोम की खोज एफ जेम्स ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिजोसोम्स की खोज किसने की, तो आंसर आएगा एफ जेम्स ने की थी। आगे देखें, बैक्टीरिया में लाइसोसोम के समान, लाइसोसोम नहीं होता तो लाइसोसोम्स के समान पेरिप्लाज्मिक अवकाश पाया जाता है, जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम। यानी कि हम लोग को भी पता है कि जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो कि नष्ट कर देता है सब कुछ। तो उसी प्रकार बैक्टीरिया के अंदर भी लाइसोसोम के समान एक पेरिप्लाज्मिक अवकाश होता है, जिसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटनीय एंजाइम, जिसको नाम होता है हाइड्रोलेज एंजाइम पाया होता है, वो पाया जाता है। और बैक्टीरिया में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो 70S जो राइबोसोम्स होते हैं वह बैक्टीरिया के अंदर जो है वह पाए जाते हैं। और जिन्हें पॉलीसोम्स के रूप कैसे पाए जाते हैं, देखो पॉलीसोम्स के रूप में पाए जाएंगे। किस रूप में पाए जाएंगे बेटा, पॉलीसोम्स का मतलब क्या है, तो ध्यान देना कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो ऐसे पाए जाते हैं, देखिए इस तरह, यानी एक ही जगह पर इकट्ठे के रूप में, यानी कि एक जगह पर बहुत सारे राइबोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा पॉलीसोम्स। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं पॉलीसोम्स। यानी एक जगह पर इकट्ठे होकर ये राइबोसोम्स रहते हैं, जिन्हें पॉलीसोम्स कहा जाता है। इसलिए जो बैक्टीरिया है उसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, वो पॉलीसोम्स के रूप में जो है वह पाए जाते हैं। आगे देखें, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार होता है, मैंने आपको बताया था। डीएनए पाया जाता है जो कि आनुवंशिक पदार्थ है, और इसमें मुख्य डीएनए के अलावा एक छोटा वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है, जिसका उपयोग किसमें कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियर के में वाहक के रूप में किया जाता है। और इसके बारे में बताने वाले कौन थे, तो इसके बारे में बताने वाले थे बेटा लीडरबर्ग। यानी प्लाज्मिड के बारे में बताने वाले जो थे वो कौन थे बेटा, लीडरबर्ग थे। ठीक है जी। तो ये जो प्लाज्मिड होता है इसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, वाहक के रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर किया जाता है। आगे देखें, न्यूक्लियोइड्स को जीनोफोर या फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये गलत है, एक मिनट, भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोशिका झिल्ली और केंद्रिका नहीं होती। देखो इसके अंदर केंद्रिका नहीं होती, कोशिका झिल्ली की जगह क्या आएगा बेटा, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती। ठीक है जी, तो कोशिका झिल्ली व केंद्रिका नहीं होती। आगे देखें कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में स्टोन प्रोटीन की जगह नॉन स्टोन प्रोटीन पॉलीएमीन पाई जाती है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे, जीवाणु में असूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, असूत्री। 3 प्रकार के विभाजन होते हैं,
समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। ध्यान रखना है जीवाणु में असूत्री विभाजन होता है। एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये वेरी भोजन बनाने के दौरान बैक्टीरिया जो है वो जल का उपयोग नहीं करते। ध्यान रखना, लेकिन पौधे करते हैं लेकिन ये नहीं करते, अतः ये ऑक्सीजन क्या नहीं करते, रिलीज नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर स्टार लगा लो। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भोजन बनाने के दौरान बैक्टीरिया जो है, ध्यान रखना, जल का उपयोग नहीं करते हैं और यह ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। ये ध्यान आप। अब इससे जो आगे जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे उसकी इम्पोर्टेंस, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, हानिकारक प्रभाव, लाभकारी प्रभाव, उसको देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दें, एक चीज ध्यान दें, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, ताकि आप शेयर करें, ताकि आपके जैसे कोई दूसरा बंधु है उसको भी क्या हो सके, हेल्प हो सके, तो आप उसको भी क्या करें, आगे शेयर करें। तो इसी आशा के साथ अपने आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, टाटा।